हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर की क्लास में। मैं आपके लिए 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें कि हमारा फर्स्ट अध्याय है सस्य विज्ञान, बीज एवं मृदा। जिसमें देखें सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज हमारा चैप्टर है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइन देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें हम इसमें पढ़ेंगे, हम सस्य विज्ञान को पढ़ेंगे। सबसे पहले सस्य विज्ञान, इस चैप्टर में 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, सस्य विज्ञान, मृदा, बीज, जिसमें सबसे पहला हमारा सस्य विज्ञान रहेगा। सस्य विज्ञान में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चैप्टर में परिभाषा। परिभाषा पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है इसका महत्व। महत्व तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन, उसके बाद इम्पोर्टेंट इसके महत्व हैं, उसके बाद आता है सस्य विज्ञान का क्या स्कोप है। तो इसके बाद देखेंगे इसकी क्षेत्र, स्कोप। स्कोप जो है इसके सस्य विज्ञान के, उसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आता है कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसका सबसे पहला महत्व है। उसके बाद आता है अगला महत्व इसका नियोजन में। नियोजन में सस्य विज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद व्यवसाय में, व्यवसाय में देखें तो व्यवसाय में सस्य विज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद लास्ट है इसका उद्योग में, उद्योग में। तो सस्य विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद उसका महत्व देखना है कि सस्य विज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद महत्व के बाद उसका क्षेत्र देखना है कि सस्य विज्ञान किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कृषि क्षेत्र में है, नियोजन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। ये 4 क्षेत्रों में सस्य विज्ञान महत्वपूर्ण है, जो कि सस्य विज्ञान का सिलेबस था, जो चैप्टर की आउटलाइन थी। इसके बाद आता है मृदा। इसके बाद आता है अगला टॉपिक मृदा, सोइल। अब हम मृदा के बारे में देखते हैं कि मृदा में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इसमें पढ़ना है हमको मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तो सोइल वाला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे मृदा उर्वरकता एवं मृदा उत्पादकता। अब मृदा उर्वरकता में सबसे पहले देखें हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मृदा उर्वरकता, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले मृदा उर्वरकता की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक। अब मृदा उर्वरकता की डेफिनेशन के बाद उसको प्रभावित करने वाले हम कारक देख रहे हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं मृदा में, मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनमें हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के कारक जो मृदा को प्रभावित कर रहे हैं। पहला तो आता है प्राकृतिक कारक,
उसके बाद आता है कृत्रिम कारक। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं। प्राकृतिक कारक में बहुत से कारक आते हैं, जिनमें सबसे पहला कारक है प्राकृतिक कारकों में पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, जो एक प्राकृतिक कारक है, मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करता है। उसके बाद टोपोग्राफी आती है, स्थलाकृति। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सोइल एज, मृदा आयु। मृदा आयु के बाद अगला जो कारक आता है, फैक्टर है, वो है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु। इसके बाद मृदा प्रोफाइल की गहराई, प्रोफाइल की गहराई, गहराई। इसके बाद अगला कारक है मृदा की फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल, मृदा की भौतिक दशा। और उसके बाद सोइल इरोजन, मृदा अपरदन। और लास्ट है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो सबसे पहले देखें, इसको इस प्रकार देखते हैं कि जो हम सोइल वाला टॉपिक है उसमें पढ़ रहे हैं मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता। उसके अंतर्गत सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मृदा उर्वरकता। तो सबसे पहले हमने इसकी क्या देखी, डेफिनेशन, की मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं। सबसे पहले देखा मृदा उर्वरकता किसे बोलते हैं, डेफिनेशन देखी। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक। कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हमने जो देखा वो था प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारकों में हमने देखें तो सबसे पहले हम देखा पेरेंट मटेरियल, उसके बाद ट्रोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई कितनी है उसके बारे में देखा, मृदा की फिजिकल कंडीशन क्या है, भौतिक दशाएं, मृदा अपरदन के बारे में देखा, और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में देखा। जो एक कारक हैं, जितने भी सभी क्या है, प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक रूप से मृदा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो अगला कारक आता है वो है कृत्रिम कारक, पहला दूसरा। अब कृत्रिम कारक में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। कृत्रिम कारक में देखते हैं कृत्रिम कारक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जलाक्रांति, जलाक्रांति। अगर मृदा में या खेत में जल बढ़ जाता है कृत्रिम रूप से, तो मृदा में क्या है, उसकी उर्वरकता प्रभावित होती है। उसके बाद अगला जो कारक आता है वो है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग पैटर्न। दूसरा कारक है फसल प्रणाली, जो फसल बोने का तरीका है वो भी मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करता है।
उसके बाद मृदा की पीएच भी किसको, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। पीएच भी। उसके बाद मृदा सूक्ष्म जीव भी, अगर मृदा में सूक्ष्म जीव एक्टिव नहीं होंगे तो मृदा की उर्वरकता भी प्रभावित होगी। उसके बाद अगला जो कारक आता है वह है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में जो क्या है, कार्बनिक पदार्थ की कमी है, वो भी मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला कारक आता है मृदा में जुताई की विधि और समय। तो ये कारक हैं जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो मृदा उर्वरकता। मृदा उर्वरकता की डेफिनेशन देखेंगे कि मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। जैसे 2 प्रकार के कारक हैं, प्राकृतिक कारक, कृत्रिम कारक। अप्राकृतिक कारक में देखेंगे हम कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद कृत्रिम कारक में देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। तो ये तो रहा मृदा उर्वरकता। इसके बाद आता है मृदा उत्पादकता। इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मृदा उत्पादकता की डेफिनेशन। मृदा उत्पादकता जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं। इसके बाद आता है प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें कौन कौन से कारक हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मृदा की उर्वरकता इसको प्रभावित करती है। कैसे? अगर मृदा उर्वर नहीं है, अगर मृदा ही उर्वर नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा। तो उत्पादन के लिए मृदा उर्वरक होना भी जरूरी होता है। इसके बाद अगला कारक आता है मृदा की फिजिकल कंडीशन। मृदा की भौतिक दशाओं का जो कणाकार है, रंध्राकार जो है, वायु संचार के लिए रंध्राकार जैसी कंडीशन का उपयुक्त होना भी जरूरी है मृदा उत्पादक मतलब उर्वरकता के लिए। तो मृदा उत्पादक कब होगी? जब मृदा उर्वर होगी, मृदा एक फिजिकल कंडीशन उपयुक्त होंगी तो मृदा उत्पादक होगी। अगला कारक है मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति कैसी है? मृदा की उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए। हर फसल के हिसाब से अलग अलग प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार की मृदा की
ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा उत्पाद की मांग। जो कुछ भी हम फसल उगा रहे हैं तो उसी के अनुसार क्या होनी चाहिए, फर्टिलिटी होनी चाहिए, मृदा होनी चाहिए। उसके बाद अगला है यातायात के साधन होने चाहिए। यातायात भी हमारे क्या है, उत्पादकता को प्रभावित करता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि हम कोई भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं और उसके लिए मार्केट काफ़ी दूर है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए यातायात व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वह उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तो उससे हमारी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। इसके बाद आता है अन्य कारण। तो मृदा उत्पादकता प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक थे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा मृदा उत्पादकता व उर्वरकता के बाद इन दोनों में अंतर। अगला जो टॉपिक है इसके बाद मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में अंतर। मृदा उत्पादकता एवं उर्वरकता में अंतर अगला टॉपिक है हमारा। तो लास्ट लाइन थी हमारी मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। इसके बाद हमारा आता है मृदा उर्वरता हो गया और मृदा उत्पादकता हुआ। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक हो गए, लेकिन अब इनका संरक्षण करने की विधियां देखेंगे हम। मृदा का जो क्षरण हो रहा है या उनका संरक्षण कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मृदा से संबंधित ही मृदा क्षरण, सोइल इरोजन एवं कंजर्वेशन। मृदा क्षरण एवं संरक्षण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि यह कितने प्रकार का होता है। तो मेनली देखेंगे दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल प्राकृतिक, पहला है प्राकृतिक मृदा क्षरण और दूसरा है आर्टिफिशियल कृत्रिम मृदा क्षरण। तो मृदा क्षरण दो प्रकार का है मुख्यतः, प्राकृतिक कृत्रिम। प्राकृतिक जो होता है जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा होता है, नेचुरली रूप से होता है, और कृत्रिम जो है मानव शक्तियों द्वारा होता है, मानव का दुरुपयोग, संसाधनों के दुरुपयोग के कारण होता है। इसके बाद शक्तियां देखें, दो प्रकार की शक्तियां यहाँ काम करती हैं मृदा क्षरण में। एक तो है जल द्वारा, वायु जल और वायु द्वारा। तो दो प्रकार से वायु क्षरण हो रहा है, दो प्रकार से मृदा क्षरण हो रहा है। पहला है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा। अगला देखते हैं। अब ये क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल एवं वायु द्वारा। अब जल द्वारा जो क्षरण हो रहा है वो कितने प्रकार का है उसको देख लेते हैं। जल द्वारा जो क्षरण होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला है बौछार क्षरण, दूसरा जो क्षरण होता है परत क्षरण, परत क्षरण, तीसरा क्षरण है जो जल द्वारा हो रहा है वो है रिल क्षरण,
रिल क्षरण। उसके बाद है अवनालिका क्षरण। इसके बाद 4 प्रकार का जल क्षरण है। इसके बाद हम देखेंगे जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखेंगे वायु द्वारा क्षरण। अब इसमें देख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो क्या है कि जल क्षरण को प्रभावित करते हैं। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं बारे में, तो जल क्षरण को निम्न 5 कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु के द्वारा जल द्वारा जो क्षरण हो रहा है वो प्रभावित होता है। उसके बाद सेकंड कारक है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। स्थलाकृति के द्वारा भी जल क्षरण प्रभावित होता है। इसके बाद सोइल कैरेक्टर, मृदा गुण। मृदा गुण भी जल क्षरण को प्रभावित करता है। वनस्पति, अगर भूमि वनस्पति विहीन हो जाएगी तो क्या होगा, जल क्षरण होगा, तो वनस्पति का भी प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, वनस्पति का प्रभाव। उसके बाद कौन सा है, मानवीय कारक। मानव द्वारा की गई अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा जल क्षरण होता है। तो ये निम्न 5 कारक हैं जिनके द्वारा मृदा क्षरण होता है। तो सबसे पहले देखें मृदा क्षरण और संरक्षण। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम। 2 शक्तियों से हो रहा है, जल द्वारा, वायु द्वारा। जल द्वारा क्षरण जो है वो 4 प्रकार का बौछार है, परत है, रिल है, अवनालिका। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थलाकृति, जलवायु, मृदा एक गुण हुआ, मानवीय कारक हुए, या वनस्पति का प्रभाव भी इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम जल क्षरण जो हो रहा है उसको रोकने के उपाय। जल क्षरण को रोकने के उपाय, तो सबसे पहले देखते हैं जल क्षरण रोकने के उपाय। जल क्षरण रोकने के जो उपाय हैं इनमें पहला आता है जैविक विधियां। जैविक विधियां जल क्षरण रोकने की जैविक विधियां हैं। तो जैविक विधियां क्या है, मृदा संरक्षण की जैविक विधियां हैं। और दूसरी विधि है यांत्रिक विधि। तो सबसे पहले जैविक विधि में हम देखते हैं सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां हम इसमें देखते हैं। तो मृदा जल क्षरण को रोकने की पहली विधि है जैविक और दूसरी यांत्रिक। जैविक में हम देख रहे हैं सस्य संबंधी।
अब शस्य में कौन कौन सी विधि आ जाती है, जैसे समुच्चय खेती हुआ, सीढ़ीदार खेती हुआ, या ढाल के विपरीत खेती करना, भू परिष्करण क्रिया करना, डीप प्लॉगिंग करना, जिससे कि क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल जो है निचले संस्तरों में चले जाए। उसके बाद मल्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मृदा कटाव ना हो, या क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, पट्टीदार खेती, या फसल एक पंक्ति फसल की एक पंक्ति घास की उगा करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा कटाव को रोक सकते हैं। या वह अगला आता है, इसमें घास संबंधी उपाय कर सकते हैं, घास उगा सकते हैं जिससे मृदा कटाव ना हुआ हो। जैसे दो घास उगा रखे जो क्या है, जिसकी गहरी जड़ें होती हैं, मिट्टी को बांधने का काम करती हैं, तो घास संबंधी उपाय। यह हो सकता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से क्या है, मिट्टी का कटाव रुकता है, मिट्टी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। ये तो हुई हमारी जैविक विधियां। उसके बाद यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों में हम देखें क्या करते हैं, क्यारी या थाला बनाना। इसमें क्या करते हैं, मृदा कटाव को रोकने के लिए क्यारियां बना देते हैं या थाला बना देते हैं। कुछ इस प्रकार क्यारी बना देते हैं, जैसे ये खेत है तो इसमें कुछ क्यारियां बना दी जाती हैं। या फिर मान लो कोई बगीचा है तो उनके चारों तरफ कोई पेड़ लगाए है तो इसके चारों तरफ थाला बना देते हैं। तो इस प्रकार में मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। यह सेकंड है डीप प्लॉगिंग द्वारा अधो मृदा की गहरी जुताई। जो हमारी अधो मृदा है उसकी डीप प्लॉगिंग कर देते हैं, गहरी जुताई कर देते हैं। कंटूर टेरेस अपना सकते हैं, ढाल के विपरीत खेती करना भी। यह कंटूर खाई बनाकर। तो इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा कटाव को रोक सकते हैं। जो जल के द्वारा मृदा कटाव हो रहा है उनको जल झरण को रोकने की जैविक विधियां और यांत्रिक विधियां ये हमने देखी। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वायु द्वारा जो मृदा क्षरण हो रहा है वो कितने प्रकार का हो रहा है। वायु द्वारा जो क्षरण है वो कितने प्रकार का हो रहा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा उनको किस प्रकार हम संरक्षित कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब वायु द्वारा मृदा क्षरण, तो इसका टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का ये है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है निलंबन, सबसे पहला है उच्छलन, सबसे बारीक कण, फिर उसके बाद निलंबन, थोड़े मोटे कण होते हैं, फिर सतह सर्पण, ये और मोटे कण हैं जो कि मृदा की सतह पर सट करके चलते हैं। तो मृदा कटाव, वायु के द्वारा जो मृदा कटाव होता है वो 3 प्रकार के, उच्छलन, निलंबन, सतह सर्पण, 3 प्रकार का होता है। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक देखें कि वायु द्वारा मृदा क्षरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
तो इसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है जलवायु। जलवायु भी वायु चरण को भी प्रभावित कर रही है। उसके बाद मृदा भी, वनस्पति द्वारा भी, और टोपोग्राफी स्थलाकृति भी। तो मृदा कटाव जो वायु के द्वारा हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले निम्न 4 कारक हैं: जलवायु, मृदा, स्थलाकृति और वनस्पति। अब इसको प्रभावित तो कर रहे हैं। वायवीय क्षरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकने के उपाय क्षरण को रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि क्रियाएं अपनाएंगे। वायु क्षरण को रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कृषि क्रियाएं अपनाएंगे। उसके बाद अगला कारक कौन सा है? वायु रोधी वृक्ष पट्टियां लगाएंगे। तो पहले कृषि क्रिया करेंगे, वायु रोधी वृक्ष पट्टे लगाएंगे। तीसरा क्या करेंगे? मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। जो मिट्टी के टीले हैं उनको ढकने का कार्य करेंगे। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। ये कुछ हम एक्टिविटीज करेंगे जिनसे कि वायु क्षरण को रोका जा सके। तो इतना टॉपिक था। हमने सस्य विज्ञान देखा, मृदा में देखा, मृदा में हमने मृदा उत्पादकता को देखा, मृदा की उर्वरकता को देखा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम उनको प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में। उसके बाद आता है उसी में मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो इनका क्षरण जो है 2 कारकों द्वारा होता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। इसके बाद आता है इसकी शक्तियाँ, कौन कौन से शक्तियों के द्वारा मृदा क्षरण हो रहा है। तो पहला जल द्वारा, दूसरा वायु द्वारा। जल द्वारा जो क्षरण हो रहा है उसको सबसे पहले हम देखें कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। कौन कौन से था? बौछार था, सतह था, रिल था, अवनालिका। फिर उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे और उनके कंट्रोल करने के तरीके देखिए। इसी प्रकार वायु क्षरण में हमने देखा सबसे पहले कितने प्रकार का है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसको क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो हमने मृदा में ये सब देखा। उसके बाद जो है हमारा लास्ट सीड्स। तो सीड्स का सिलेबस हम कल की क्लास देखेंगे। साथ ही कल ही हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।